हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल नए टॉपिक के बारे में, जो कि है आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़, और आप इसको लर्निंग डिसऑर्डर्स भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है आपका, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक है और इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नेट के एग्ज़ाम में। बट बेसिकली किसी भी बुक में लर्निंग डिसेबिलिटी को लेकर एक अलग से टॉपिक कवर नहीं किया गया है, बट अगेन इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो। तो आज के वीडियो में मैं इसके बारे में सारी डिटेल में जो हर एक टॉपिक है इससे रिलेटेड उसको मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है? तो लर्निंग डिसेबिलिटी आर न्यूरोलॉजिकली बेस्ड प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स। दीज प्रोसेसिंग प्रॉब्लम कैन इंफर्ड विद लर्निंग बेसिक स्किल्स सच एज रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स। तो बेसिकली लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है ये न्यूरोलॉजिकली बेस्ड प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो न्यूरॉन सिस्टम्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, इस वजह से हमें लर्निंग में डिसेबिलिटी होती है या लर्निंग में डिसऑर्डर होता है। तो बेसिकली ये प्रोसेसिंग से रिलेटेड किस तरीके से हमारा माइंड या हमारा जो न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से किसी भी चीज़ के साथ, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से प्रोसेस करता है, उसका रिलेशनशिप कैसा है प्रॉब्लम प्रोसेसिंग के साथ, इसके ऊपर बेस्ड होता है इस तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटी। तो बेसिकली लर्निंग डिसेबिलिटी आपकी रीडिंग से रिलेटेड हो सकती है, राइटिंग से रिलेटेड हो सकती है, मैथ से रिलेटेड होती है, और भी बहुत डिफरेंट टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है। दे कैन ऑल्सो इन्फर विद हायर लेवल स्किल्स सच एज ऑर्गेनाइजेशन, टाइम प्लानिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड अटेंशन। तो बेसिकली इसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशन से भी रिलेटेड हो सकती है, मतलब हो सकता है कि कोई पर्सन ऐसा हो जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज ना कर पाता हो, या टाइम प्लानिंग कोई ऐसा हो जो टाइम प्लानिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हो उसको, या फिर उसके बाद रीजनिंग करने की क्षमता ना हो, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी उसके बहुत ज़्यादा लॉस होती हो, अटेंशन प्रॉपर नहीं दे पाता हो। तो ये सारी तरीके की चीज़ें आपकी डिसऑर्डर्स में आती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में आती हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट लर्निंग डिसेबिलिटी कैन अफेक्ट एन इंडिविजुअल लाइफ बियॉन्ड एकेडमिक्स एंड कैन इम्पैक्ट रिलेशनशिप विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड द वर्क प्लेस। तो ये हम क्यों इतना ज़्यादा लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं, क्यों हम लर्निंग डिसेबिलिटी को सॉल्व करने की बात करते हैं, या हम उसको आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं। तो बेसिकली जो किसी भी पर्सन के अंदर अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी वजह से सिर्फ उसके एकेडमिक्स पे अफेक्ट पड़े। इस लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ की वजह से या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की वजह से जो उसकी रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे वो फैमिलीज़ के साथ, चाहे उसकी फैमिली के साथ हो, फैमिली के मेम्बर्स जो हैं उनके साथ हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे उसका रिलेशनशिप वर्क प्लेस पे हो, चाहे उसका बिहेवियर वर्क प्लेस पे हो, ये सारी चीज़ें इसकी वजह से इम्पैक्ट होती हैं। Generally, people with learning disabilities are of average or above average intelligence। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि जिनके अंदर भी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है या तो वो एवरेज होते हैं या अबव एवरेज इंटेलिजेंस भी उनके अंदर हो सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई स्टूडेंट जो कि इंटेलिजेंट नहीं है या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है वो भी लर्निंग डिफ़िकल्टीज देख सकता है, फेस कर सकता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ उसके अंदर भी हो सकती हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि अबव इंटेलिजेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर इंटेलिजेंस लेवल है, उसके अंदर भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आ सकती हैं। दे ऑफन अपीयर टू बी अ गैप बिटवीन द इंडिविजुअल पोटेंशियल एंड एक्चुअल अचीवमेंट। तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि एक पर्सन के अंदर क्या अचीवमेंट उसने करी हुई है, एक्चुअल अचीवमेंट, और उसकी पोटेंशियल क्या है। मतलब अगर आपको लगता है कि कोई स्टूडेंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और आपको लगता है कि इसकी जो पोटेंशियल है वो बहुत हाई है, बट उसका अचीवमेंट जो है वो उतना बेटर नहीं है, तो इट मीन्स कि अगर वहाँ पे गैप है तो इट मीन्स कि ही इज सफरिंग फ्रॉम सम learning disorders or learning difficulties. This is why learning disabilities are referred to hidden disabilities. तो इसी वजह से learning disability को हम hidden disabilities बोलते हैं, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। The person looks perfectly normal and seem to be very bright and intelligent person. तो ऐसा भी होता है कि वो पर्सन क्या होता है, वो पर्सन एकदम आपको नॉर्मल लगेगा, कोई भी उसके अंदर एबनॉर्मल चीज़ें नहीं दिखेंगी, सामने से ये फैक्टर्स जो होंगे ये विजिबल नहीं होंगे, उसके बावजूद जो पर्सन होगा वो बहुत ब्राइट एंड इंटेलिजेंट होगा, यट मे बी अनेबल टू डिमॉन्स्ट्रेट द स्किल लेवल एक्सपेक्टेड फ्रॉम समवन ऑफ अ सिमिलर एज। तो ये
इट माइट बी पॉसिबल कि वो इतना इंटेलिजेंट होने के बाद, वो नॉर्मल दिखने के बावजूद भी अपने साथ के जो उसके ही एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके जैसा उसके अंदर स्किल सेट ना डेवलप हो पाए। तो ये आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, कि किस तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। तो पहला जो आपका है वो है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसको हम APD बोलते हैं। APDs को कॉमनली बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, या फिर इसको हम सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी बोलते हैं। This is a condition that adversely affects how sound that travels unimpeded through the ear is processed or interpreted by the brain। तो बेसिकली ये जो डिसऑर्डर होती है ये आपकी लिसनिंग से रिलेटेड होती है। किस तरीके से हम चीज़ों को लिसन कर रहे हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को सुन रहे हैं, उससे रिलेटेड ये डिसऑर्डर आपका होता है। इसमें क्या होता है कि जो हम चीज़ें सुनते हैं उनको हमारा माइंड किस तरीके से प्रोसेस करता है और उसका हम क्या मतलब निकालते हैं, क्या चीज़ें हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है, और मतलब अगर किसी को इसमें डिफ़िकल्टी होती है तो उसको हम APD बोलते हैं। इंडिविजुअल्स विद APD डू नॉट रिकॉग्नाइज सब्टल डिफरेंस बिटवीन साउंड इन वर्ड्स इवन व्हेन द साउंड आर लाउड एंड क्लियर इनफ टू हार्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसको अगर APD है तो उसको अगर आप जोर से बोलोगे, क्लियरली बोलोगे, तभी भी वो डिफरेंस को समझ नहीं पाएगा, वो साउंड्स को पहचान नहीं पाता है, उसको साउंड को पहचानने में डिफ़िकल्टी होती है। They can also find it difficult to tell other sounds are coming from, to make sense of the order of sounds, or to block out completely background noise। तो इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसको जो अगर डिफरेंट जगह से साउंड आ रही है तो वो ये भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कि कौन से डायरेक्शन से साउंड आ रही है, किस तरीके का साउंड आ रहा है, और किस तरीके से जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसको हमें ब्लॉकआउट करना है और हमें अपनी जो मतलब की चीज़ें सिर्फ वो सुननी है। तो ये जो ब्लॉकआउट करने की सिचुएशन होती है वो उससे नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है आपका डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया क्या है? देखिए, डिस्कैल्कुलिया आपकी एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें जो पर्सन होता है वो नंबर्स और मैथ्स या फैक्ट्स को लर्न नहीं कर पाता है। कैलकुलिया जो आया यहाँ पे टर्म है वो इसका मतलब ही होता है कैलकुलेशन या फिर मैथ्स। ओके, तो कैलकुलेशन कोई भी डिसेबिलिटी, मतलब डिसेबिलिटी रिलेटेड टू कैलकुलेशन इज डिसकैल्कुलिया। यहाँ पे क्या होता है, जो पर्सन की एबिलिटी होती है वो बेसिकली इस तरीके से अफेक्ट होती है कि वो ना तो नंबर्स को समझ पाता है, याद नहीं रख पाता है, या फिर मैथ्स से रिलेटेड उसको उसके अंदर फियर होता है, डर होता है, और मैथ्स को वो नहीं समझ पाता है। इंडिविजुअल विद दिस टाइप ऑफ LD और लर्निंग डिसऑर्डर में also have poor comprehension of math symbols, may struggle with memorizing and organizing numbers, have difficulty telling time and or trouble with counting। तो हो सकता है कि आप इस तरीके के सिंबल में आप कंफ्यूज होते हो, या हो सकता है किसी को ये ना समझ में आता हो कि ये सिंबल क्या है, इनका मतलब क्या है, ये मोर देन है और लेस देन है, या हो सकता है कि किसी को टाइम देखने में दिक्कत होती हो, उसको टाइम जल्दी से वो बता नहीं सकता है, टाइम को वो समझ नहीं पाते। तो इस तरीके की अगर डिसऑर्डर किसी के अंदर है तो उसको हम डिसकैल्कुलिया बोलते हैं। और ऐसे लोग नंबर्स को याद रखना या नंबर्स को कैलकुलेट करना, उसको नंबर्स के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ उनको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इनके लिए टफ हो जाता है। डिसग्राफिया अगेन एक अनदर, ये आप कह सकते हो कि एक और लर्निंग डिसऑर्डर है। यहाँ पे ग्राफिया का मतलब है ग्राफिक्स से रिलेटेड है। ये ग्राफिक्स से कैसे है, चलिए डिटेल में इसको देखते हैं। अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स अ पर्सन्स हैंड राइटिंग एबिलिटी एंड फाइन मोटर स्किल। तो बेसिकली ग्राफिक मतलब हो गया आपका यहाँ पे हैंड राइटिंग। तो जो भी एक पर्सन की ऐसी डिफिकल्टी एक पर्सन के अंदर होती है जिसमें उसकी हैंड राइटिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, या उसकी जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, जैसे स्केचिंग करना, हाथों से लिखना, या कुछ मतलब स्पेस देना, या फिर स्पेलिंग लिखना, या उसको लिखने में दिक्कत हो, तो इस तरीके की जितनी भी आपकी डिसेबिलिटी होगी उसको हम डिस्ग्राफिया बोलेंगे। प्रॉब्लम्स में इंक्लूड इलेजिबल हैंड राइटिंग, इनकंसिस्टेंट स्पेसिंग, पुअर स्पेशियल प्लानिंग ऑन पेपर, पुअर स्पेलिंग एंड डिफिकल्टी कंपोजिंग राइटिंग एज वेल एज थिंकिंग इन राइटिंग एट द सेम टाइम। तो बेसिकली क्या होता है इसमें कि जो पर्सन होता है वो सही से लिख नहीं पाता है, उसको स्पेस का पता नहीं चल पाता है। जैसे मान लीजिए स्पेस है तो उसको समझ में नहीं आता कि उसको यहाँ से लिखना है या उसको यहाँ से लिखना है, मतलब ये सारी चीज़ें उसको क्लियर नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा वो जब लिखता है और सोचता है तो दोनों चीज़ें वो साथ साथ करता है, और इस वजह से भी वो लिख नहीं पाता है। तो इस तरीके की जितनी भी आप कह लीजिए डिफ़िकल्टीज़ होंगी वो हम डिस्ग्राफिया बोलेंगे उनको। नेक्स्ट है आपका डिसलेक्सिया, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट रीडिंग एंड रिलेटेड
लर्निंग लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग स्किल। अब यहाँ पे क्या है, डिस का मतलब डिसऑर्डर, एलेक्सिया का मतलब लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी आपकी लैंग्वेज बेस्ड डिफ़िकल्टीज़ हैं, मतलब कि अगर आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको लैंग्वेज को प्रोसेस करने में प्रॉब्लम होती है, तो इस तरीके की डिसेबिलिटी को हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। द सिवियरिटी कैन डिफर from each individual but can affect reading fluency, decoding, reading comprehension, recall, writing, spelling and sometimes speech and can exist along with the other related disorder। अब ये क्या होता है कि इसके साथ ये जो डिसऑर्डर है आपका, ये किसी में भी हो सकता है। इसकी जो सिवियरिटी होती है वो रिड्यूस और ज़्यादा हो सकती है, मतलब हो सकता है कि कोई पर्सन हो जो ज़्यादा इससे अफेक्ट हो रहा हो और कोई ऐसा पर्सन हो जो इससे कम अफेक्ट हो रहा हो। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं, आपकी रीडिंग कंप्रीहेंशन आती है, मतलब अगर पर्सन को कोई चीज़ पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो हो सकता है उसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि वो फ्लुएंट ना हो, वो रिकॉल ना कर पा रहा हो चीज़ों को, डिकोड करना उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ होता हो, या फिर राइटिंग, स्पेलिंग एंड समटाइम स्पीच में भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। डिसलेक्सिया इज समटाइम रिफर्ड टू एज लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसऑर्डर तो और डिसेबिलिटी, तो इसको हम लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी भी बोलते हैं। Language processing disorder are a specific type of auditory processing disorder, that is APD, in which there is difficulty attaching meaning to sound groups from words, sentence और stories। अब यहाँ पे क्या होता है APD में, APD का मतलब होता है आपका auditory processing disorder। इसमें ऑडिट से रिलेटेड है, मतलब इसमें सुनने से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या होता है कि आप चीज़ों को, जो साउंड और चीज़ों का वर्ड या जो सेंटेंसेस होते हैं उनके बीच का रिलेशनशिप आप बता नहीं पाते हो। वाइल एन APD अफेक्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑल साउंड कमिंग इनटू द ब्रेन, अ लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर रिलेट्स ओनली टू द प्रोसेसिंग ऑफ लैंग्वेज। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होगा अगर, तो वो सिर्फ आपका लैंग्वेज को प्रोसेस करने से रिलेटेड होगा, कि आप लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे हो, आप उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो। अगर हम APD की बात करें तो APD क्या होगा, ये आपके सारे ही साउंड्स पे, मतलब सारे ही साउंड के इंटरप्रिटेशन को अगर आप नहीं कर पाते हो तो इस तरीके के डिसऑर्डर को हम APD बोलेंगे। मतलब आपका जो ब्रेन है वो साउंड्स को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा है, उनको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको लैंग्वेज में बता नहीं पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को हम APD बोलेंगे। अगर सिर्फ हम लैंग्वेज को नहीं प्रोसेस कर पा रहे हैं, साउंड को प्रोसेस कर पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन को हम LPD बोलेंगे। कैन अफेक्ट एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एंड और रिसेप्टिव लैंग्वेज। तो ये दो तरीके की हो सकते हैं, ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को भी अफेक्ट कर सकती हैं हमारी, और जो हमारी रिसेप्टिव लैंग्वेज हैं वो भी आपकी अफेक्ट कर सकती हैं। तो अगेन डिटेल में आपको नहीं जाना है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या है ये आपको पता होना चाहिए, LPD क्या है ये आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेज से रिलेटेड है, ये आपका साउंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, अ डिसऑर्डर विच इज़ यूजली कैटेगराइज्ड बाय अ सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसी बिटवीन हायर वर्बल स्किल एंड वीकर मोटर, विजुअल, स्पेशल और सोशल स्किल। तो बेसिकली इस तरीके की जो भी डिसेबिलिटी है ये आपकी नॉन वर्बल होती है, इसमें बोलने से कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है, बट यहाँ पे चीज़ों को देखने में या पहचानने में डिफ़िकल्टी होती है। लोग ईजिली चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं, वो फेशियल एक्सप्रेशन को समझ नहीं पाते हैं। नॉन वर्बल जो भी चीज़ें होती हैं उनको समझने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है, और उनका जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत ज़्यादा उनके लिए पुअर हो जाता है। तो इसमें क्या है कि हो सकता है कोई पर्सन उनसे बात कर रहा हो बट वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इनका जेस्चर क्या है, ये फ्रेंडली वे में बात करें या ये रॉन्ग वे में बात करें। ये सारी चीज़ें समझना और पहचानना बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है इस तरीके की डिसेबिलिटी वाले पर्सनस के साथ। नेक्स्ट है आपका विजुअल परसेप्चुअल और विजुअल मोटर डेफिसिट। यहाँ पे क्या है, अ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन सीज और द एबिलिटी ऑफ ड्रॉ और कॉपी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी पर्सन जो है वो देख कर कोई चीज़ ड्रॉ नहीं कर सकता है या उसको कॉपी करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अ करेक्टरिस्टिक सीन इन पर्सन विद लर्निंग डिसेबिलिटी सच एज डिस्ग्राफिया और नॉन वर्बल LED। तो इसमें क्या होता है, ये डिस्ग्राफिया और नॉन वर्बल LED दोनों के कॉम्बिनेशन को मिलाकर ये बना हुआ है। डिस्ग्राफिया में क्या था, आपको लिखने में दिक्कत हो रही थी, यहाँ पे कॉपी करने में या चीज़ों को ड्रॉ करने में दिक्कत हो रही है। और नॉन वर्बल क्या, नॉन वर्बल इसलिए कि नॉन वर्बल चीज़ों को भी जो वर्बली नहीं है उनको बेसिकली उनके साथ ये रिलेटेड है। वर्बली होता तो वहाँ पे क्या होता, वहाँ पे वो समझ सकता था, बट नॉन वर्बल है इसलिए वो उसको कॉपी नहीं कर पा रहा है। इट कैन रिजल्ट इन मिसिंग subtle difference in shapes or printed letters, losing place frequently, struggle with cutting, holding pencil too tightly or poor eye
हैंड कोऑर्डिनेशन। तो बेसिकली अगर कोई पर्सन है, कोई बच्चा है या कोई स्टूडेंट है, वो उसके आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन बहुत दिक्कत वाला है, वो पेंसिल को पकड़ रहा है बट वो प्रॉपरली लिख नहीं पा रहा है, या उसने बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ रखा है पेंसिल को। तो इस तरीके की जो स्ट्रगल्स होती हैं, या कटिंग से रिलेटेड स्ट्रगल्स हैं, होल्डिंग से रिलेटेड स्ट्रगल्स हैं, ये सारी स्ट्रगल्स आपकी विजुअल, परसेप्चुअल और विजुअल मोटर डेफिसिट में आती है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका हाथ और आईज दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं प्रॉपर होता है, मतलब कोई भी आपके मोटर स्किल का कोऑर्डिनेशन आपके विजुअल स्किल से नहीं ज़्यादा प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड होगा, तो ये डेफिसिट अराइज होगी आपकी। नेक्स्ट है आपका रिलेटेड डिसऑर्डर। इनके अलावा, मतलब ये तो मेन डिसऑर्डर्स थे, इनके अलावा और कौन से रिलेटेड लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है आपका ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो आई नो ये वीडियो थोड़ी लेंदी है, बट अगेन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करिए पूरी वीडियो देखने की, और अगर आपसे नोट्स बन पाता है इन टॉपिक पे तो इन पे नोट्स भी बनाते चाहिए, तो उनसे काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर का नाम दिया हो और ये पूछा जा सकता है कि ये डिसऑर्डर किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। या फिर ये आता है कि डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर का होने का रीज़न क्या है, या फिर इस डिसऑर्डर में हम किस तरीके से जो कैंडिडेट है उसको हेल्प कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फिर रिलेटेड डिसऑर्डर्स पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो है आपका वो है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, अ डिसऑर्डर दैट इंक्लूड्स डिफिकल्टी स्टेइंग फोकस्ड एंड पेइंग अटेंशन, डिफिकल्ट कंट्रोलिंग बिहेवियर एंड हाइपर एक्टिविटी। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि पर्सन जो होता है वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाता है, कोई भी उसकी हाइपर एक्टिविटी उसकी बॉडी अगर कर रही है, परफॉर्म कर रही है, तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, फोकस नहीं हो पाता है, या फिर अटेंशन पे नहीं कर पाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि क्लास में ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो कि उनको अटेंशन देने में प्रॉब्लम नहीं होती, आप कितनी भी उनकी कोशिश करो बट वो कहीं और ही देख रहे होंगे, या कहीं और ही वो बिजी होंगे, या कुछ और ही कर रहे होंगे। तो इस तरह के जो स्टूडेंट होते हैं वो शायद से उनके अंदर अगर ऐसी डिसऑर्डर होगी तो वो इस तरह का उनका बिहेवियर होगा। Although ADHD is not considered a learning disability, इसको learning disability नहीं बोलते हैं, उतना ज़्यादा इसको consider नहीं करते हैं, but still बोलते हैं कि 30 to 50% अगर children हैं जिनके अंदर ADHD है तो उनके अंदर ज़रूर कोई specific learning disorder भी हो सकती है। मतलब हो सकता है कि ADHD है उसके अंदर, वो हाइपर एक्टिविटी परफॉर्म करता है, हाइपर चाइल्ड है या हाइपर एक्टिव चाइल्ड है, बट स्टिल उसके अंदर हो सकता है कि लर्निंग डिफिकल्टी ना हो और उसको सिर्फ उसका माइंड अटेंशन नहीं वो सीख कर पा रहा है, और विद द फ्लो ऑफ टाइम हो सकता है जब टाइम पास हो, जब टाइम ज़्यादा बीते और वो बड़ा हो तो उसकी जो एक्टिविटी है वो नॉर्मल हो जाए। तो इस तरीके से क्या होता है, ये लर्निंग डिसऑर्डर जो है ये लर्निंग डिसऑर्डर से रिलेट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, एंड दैट द टू कंडीशन कैन इंटरैक्ट टू मेक लर्निंग एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। और ऐसा भी होता है कि ये हो सकता है कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके अंदर ADHD भी है और प्लस उसके अंदर लर्निंग डिफिकल्टी भी है, तो ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो लर्निंग और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। नेक्स्ट है आपका डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या है, अ डिसऑर्डर विच इज कैटेगराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन मसल कंट्रोल विच कॉजेज प्रॉब्लम विद मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, लैंग्वेज एंड स्पीच एंड कैन अफेक्ट लर्निंग। तो बेसिकली डिस्प्रैक्सिया जो होती है इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन में उसको प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज एंड स्पीच में उसको प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई चीज़ रीड कर रहे हो और आप देख कहीं रहे हो और आपको पढ़ना कहीं पे, या पढ़ कहीं रहे हो और आपकी जो विजुअल ऑर्गन्स है वो प्रॉपरली काम नहीं करिए, वो आप उसको इजीली पढ़ नहीं पा रहे हो, तो इन सारी सिचुएशन को हम डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। ऑल्दो नॉट अ लर्निंग डिसेबिलिटी, डिस्प्रैक्सिया ऑफन एग्जिस्ट अलॉन्ग विद डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया और ADHD। अगेन ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, ये हो सकता है कि आपका माइंड डिफरेंट सिचुएशन में काम कर रहा हो, या आप कहीं और सोच रहे हो, कुछ और चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं और इस वजह से आपकी जो विजुअल ऑर्गन्स हैं या फिर जो भी आपके मोटर ऑर्गन्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर्ली। बट अगेन अगर हम इस सिचुएशन को अगर बाकी लर्निंग डिसऑर्डर के साथ साथ अगर किसी पर्सन में ये भी आ जाए तो फिर अगेन वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उनको लर्निंग प्रोवाइड करना। मतलब ये डिस्लेक्सिया के साथ अगर डिस्प्रैक्सिया भी है उसके अंदर और डिस्कैल्कुलिया के साथ भी डिस्प्रैक्सिया है या ADHD के साथ भी डिस्प्रैक्सिया है, तो फिर वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो ये अक्सर होता है कि डिस्प्रैक्सिया आपकी किसी न किसी लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ एग्जिस्ट करता है। देन आपका आता है एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग एंड एफिशिएंसी इन कॉग्निटिव मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द ब्रेन दैट अफेक्ट्स अ वैरायटी ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रोसेस सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, strategizing,
पेइंग अटेंशन टू एंड रिमेंबरिंग डिटेल एंड मैनेजिंग टाइम एंड स्पेस। तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग डिसऑर्डर क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग है, चाहे आपके अटेंशन देने से रिलेटेड हो, चाहे ऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड हो, स्ट्रेटेजी बनाने से रिलेटेड हो, रिमेंबरिंग करने से रिलेटेड हो, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, स्पेस मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, तो हो सकता है कि इस तरीके की सिचुएशन से अगर आप फेस कर रहे हो या आप नहीं कर पाते हो, जैसे बहुत सारा स्पेस है आपके पास, स्टिल आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, या छोटी सी स्पेस भी है, स्टिल आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा फैला कर रखा है, आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके के जो डिसऑर्डर होते हैं, अगेन ये लर्निंग डिसऑर्डर नहीं है, बट फिर अगर ये डिसऑर्डर किसी पर्सन के अंदर है और उसके अंदर लर्निंग डिसऑर्डर भी है, तो अगेन वो टीचिंग को या लर्निंग को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देता है। ऑल्दो नॉट अ लर्निंग डिसेबिलिटी, डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ वीकनेस इन एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग ऑलमोस्ट ऑलवेज सीन इन द लर्निंग प्रोफाइल्स ऑफ इंडिविजुअल हु हैज़ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और ADHD। अगेन अगर किसी के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी होती है तो उसकी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग भी उसकी अफेक्ट होती है उस लर्निंग डिसेबिलिटी के वजह से। नेक्स्ट है आपका मेमोरी। तो मेमोरी बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी होती हैं जो कि लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला होता है आपका वर्किंग मेमोरी, दूसरी होती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लास्ट होती है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब यूज टू प्रोसेस द बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन। इफ देयर आर deficits in any or all of these type of memory, the ability to store or retrieve information required to carry out tasks can be impaired। तो बेसिकली अगर मेमोरी किन्हीं भी इन 3 किसी भी मेमोरी में अगर एक पर्सन को प्रॉब्लम है, चाहे उसकी वर्किंग मेमोरी सही से काम नहीं कर रही है, चाहे उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी सही से काम नहीं कर रही है, या लॉन्ग टर्म मेमोरी काम नहीं कर रही है, तो अगेन वो कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग डिफिकल्टी बढ़ा देता है, लर्निंग डिसऑर्डर की तरफ वो पर्सन को मूव करा देता है। तो अगेन अगर एक पर्सन के अंदर लर्निंग डिसऑर्डर है, LD है, और उसके साथ साथ उसकी मेमोरी को भी इशू है, तो वो अगेन वो लर्निंग डिफिकल्टी हो जाती है, बहुत ज़्यादा लर्निंग में प्रॉब्लम आती है उस इंडिविजुअल के लिए। नेक्स्ट है आपका अस्फेसिया, या इसको हम डिसफेसिया भी बोलते हैं, डिस्फेसिया भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये एक लर्निंग कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है जो कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। इन्वॉल्व विद एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस स्पोकन लैंग्वेज। तो इसमें क्या होता है कि लोग जो बोलते हैं उसको अगर आपको समझ में नहीं आता है, आपको समझने में अगर दिक्कत होती है, तो ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है जो कि कम्युनिकेशन से एंड लर्निंग से रिलेटेड है, मतलब चीज़ों को समझने से रिलेटेड है ये। लैंग्वेज इज ऑल्सो कंसिडर्ड एन आउटपुट एक्टिविटी बिकॉज इट रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजिंग thoughts in the brain and calling upon the right word to verbally explain something or communicate with someone else। और इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर हो सकता है कि आप चीज़ों को easily कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, आप कुछ कहना चाहते हो बट आप चीज़ों को समझा नहीं पा रहे हो, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो भी आपकी डिस्फेजिया होती है। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो बहुत सारी चीज़ें सोचता है, पर जब बोलने की बारी आती है तो वो चीज़ों को बोल नहीं पाता है, उसके लिए वर्ड को अटर करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इस सिचुएशन को, इस टाइप की डिफिकल्टी को हम डिस्फेजिया भी बोलते हैं। साइन ऑफ द लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसऑर्डर इन्वॉल्व प्रॉब्लम विद लर्निंग लैंग्वेज स्किल्स सच एज ability to retell a story and fluency of speech as well as the ability to understand the meaning of the words, part of speech, directions etc। तो अगर कोई पर्सन है, उसको आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन बताते हो कि एक स्टोरी है, ऐसे ऐसे आपने बता दिया उसको, और वो फिर उस स्टोरी को नरेट करने की कोशिश करता है, बट वो नरेट नहीं कर पाता है, वो चीज़ों को समझा नहीं पाता है दूसरे को, उसके अंदर फ्लुएंसी ऑफ स्पीच नहीं है। तो ये सारी ही सिचुएशन इस लर्निंग डिसऑर्डर से आपके रिलेटेड है। तो आई होप कि लर्निंग डिसऑर्डर भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका ऑटिज्म। ऑटिज्म बेसिकली होता है डिफिकल्ट मास्टरिंग सर्टेन एकेडमिक स्किल्स कैन स्टेम अप फ्रॉम परसुएसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर सच एज ऑटिज्म। तो इसको एंड एस्पर्गस सिंड्रोम भी इसको हम बोलते हैं। तो बेसिकली ऑटिज्म में क्या होता है कि कोई भी ऐसी स्किल जो कि एकेडमिक से रिलेटेड है और आप उसको नहीं कर पा रहे हो, किसी भी स्किल को आपको एक्वायर करने में दिक्कत होती है, तो ऐसी सिचुएशन में, या आप उसको मास्टर नहीं कर पा रहे हो उस स्किल को, तो ऐसी सिचुएशन को हम ऑटिज्म बोलते हैं। चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मे हैव ट्रबल कम्युनिकेटिंग, रीडिंग बुक लैंग्वेज, लर्निंग बेसिक स्किल्स, मेकिंग फ्रेंड्स एंड मेकिंग आई कॉन्टैक्ट। तो इस तरीके की सारी ही प्रॉब्लम्स, लाइक कि अगर किसी को बात करने में दिक्कत होती है, किसी को बॉडी लैंग्वेज में उसकी प्रॉब्लम होती है, या वो उसको बेसिक स्किल में प्रॉब्लम होती है, वो फ्रेंड्स जल्दी नहीं बना पाता है, आई कॉन्टैक्ट बनाने में दिक्कत होती है, तो ये सारी ही सिचुएशन आपकी क्या है, ये ऑटिज्म से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली आपकी लर्निंग डिसऑर्डर्स थी, जो डिफरेंट टाइप के लर्निंग डिसऑर्डर्स होती हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारी ही लर्निंग डिसऑर्डर्स कंप्लीट कर दी है। तो अगेन जब मतलब अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो तो ये लर्निंग डिसऑर्डर आपको पूरी क्लियर हो जाएंगी।
नेक्स्ट जो इसका रिलेटेड टॉपिक है वो ये है द डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटी है इनको हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, किस तरीके से हम टेस्ट करते हैं और कैसे हमें पता चलता है कि किसी पर्सन के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं। टाइप्स ऑफ स्पेशलिस्ट हु मे बी एबल टू टेस्ट फॉर द डायग्नोज लर्निंग डिसेबिलिटी इंक्लूड। तो बहुत सारे ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं जिनके थ्रू हम इनको टेस्ट कर सकते हैं। तो पहले आपके होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, देन स्कूल साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट, साइकोमेट्रिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। टेस्ट ये जो होते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं वो टेस्ट करते हैं सेंसरी डिसऑर्डर को, और जो सेंसरी डिसऑर्डर अगर किसी पर्सन के अंदर है तो उसकी वजह से उसको लर्निंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देन स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट, तो ये आपके डिफरेंट लोग हैं जो इनके वजह से जिनके द्वारा हम जो आपके डायग्नोस एंड टेस्टिंग प्रोसेस है लर्निंग डिसेबिलिटी की वो हम कंडक्ट करा सकते हैं। कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, कौन कौन से ऐसे कॉज होते हैं लर्निंग डिफिकल्टीज़ के, क्यों लर्निंग डिसेबिलिटी आती है किसी पर्सन के अंदर, कि क्यों लर्निंग डिसऑर्डर्स आते हैं किसी पर्सन के अंदर, तो वो क्या क्या हैं। तो बेसिकली एक्सपर्ट ने अभी तक ये श्योर नहीं है कि लर्निंग डिसेबिलिटी किस वजह से आती है, बट पॉसिबिलिटीज़ इन्होंने बताई है। पहला होता है आपका हेरिडिटी, अगर आपके फैमिली में इस तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं तो वो आपके अंदर आएगी, ऐसा है तो मतलब बेसिकली पेरेंट्स या फिर अदर रिलेटिव से ये ट्रांसफ़र हो सकता है। देन आपका नेक्स्ट है कि प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बर्थ, अगर कोई मदर है और वो प्रेगनेंसी के टाइम पे उसके बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है या प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम होती है, बर्थ के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम होती है, तो बच्चे के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, लर्निंग डिसेबिलिटी में बी कॉज बाय इलनेस और इंजरी ड्यूरिंग और बिफोर बर्थ देते वक्त अगर कोई इंजरी आ जाती है, या बर्थ से पहले प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई इंजरी आ जाती है, कोई इलनेस आ जाती है, बहुत बीमार हो जाती है मदर, तो फिर बच्चे में डिफ़िकल्टी आ जाती है। इट में ऑल्सो भी कॉज बाय लो बर्थ वेट, अगर जन्म के समय पे बच्चे का जो वेट है वो बहुत कम है तो लर्निंग डिसेबिलिटी आ सकती है बच्चे के अंदर। लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है अगर बच्चे के अंदर उसके बॉडी में, तो फिर लर्निंग डिसेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। ड्रग और अल्कोहल यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर जो लेडी है जिसको बेबी है तो अगर उसने अल्कोहल का यूज़ किया या ड्रग का यूज़ किया तो उसकी वजह से भी लर्निंग डिसेबिलिटी चाइल्ड के अंदर आ सकती है। एंड प्रीमेच्योर और प्रोलॉन्ग लेबर, और इसके अलावा अगर प्रीमेच्योर या लॉन्गर लेबर है तो उसकी वजह से भी लर्निंग डिसेबिलिटी आ सकती है बच्चे के अंदर। नेक्स्ट है आपका इंसिडेंट आफ्टर बर्थ, तो बर्थ के बाद मतलब जन्म होने के बाद बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनकी वजह से भी लर्निंग डिसेबिलिटी आती है, जैसे कि हेड इंजरी, अगर किसी बच्चे के अंदर हेड इंजरी आ गई है तो उसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी आ सकती है। न्यूट्रिशनल डेप्रिवेशन, अगर प्रॉपर उसको खाना नहीं मिल रहा है, पोषण नहीं मिल रहा है प्रॉपरली, तो भी उसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी आ सकती है। एंड एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंस, अगर कोई लीड वगैरह जो लीड होती है या सॉरी नॉट लीड, बेसिकली जो आपके टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं सच एज लेड, या फिर आपका कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस हो गया, उसकी वजह से जो भी एक्सपोजर अगर हो रहा है बेबी का, तो फिर वो मतलब उसके अंदर लर्निंग डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज आर नॉट कॉज बाय इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, इन्वायरमेंटल फैक्टर और कल्चरल डिफरेंस। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है कि लर्निंग डिसेबिलिटी कि क्या क्या कारण नहीं है, तो इसमें इकोनॉमिक डिसएडवांटेज कारण नहीं है, एनवायरमेंटल फैक्टर कारण नहीं है, ना कि कल्चरल डिफरेंस कोई कारण है। इनफैक्ट देयर इज़ फ्रिक्वेंटली नो अपरेंट कॉज फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी, तो कोई भी अपरेंट कॉज नहीं है, कोई भी आप मतलब किसी भी कॉज को आप ये नहीं कह सकते कि हाँ यही कॉज है लर्निंग डिसेबिलिटी का। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे ये बेस्ड होता है जिसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी क्रिएट होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कॉमेंट में। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।